रीबर्थ ऑफ माई आर्टिस्ट लवर एपिसोड 5 जयपुर, राजस्थान, रात का वक्त। प्रियांशी की बात सुन नूर और ध्रुव एक दूसरे को देखने लगे थे। प्रियांशी फिर से बोली, आप दोनों एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? मैंने जो बोला मुझे जवाब तो दे दो कोई। नूर प्रियांशी को देखकर उससे बोली, जवाब सुनना है तुम्हें तो सुनो। जैसे कि तुम्हारा ध्रुव वैम्पायर किंग है, मैं भी एक वैम्पायर हूं। प्रियांशी हैरानी से बोली, आप भी कोई वैम्पायर है, कोई डिमन है, कोई एंजल है, सब लोग कुछ न कुछ है। मैं इकलौती इंसान हूं क्या? ये सुनते ही नूर ने ध्रुव को देखा और फिर मुस्कुरा कर बोली, हो सकता है। तुमसे मिलकर खुशी हुई, बहुत प्यारी हो तुम। प्रियांशी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, थैंक्स नूरी मासी। बोलते हुए प्रियांशी एकदम से रुक गई और वो धीरे से बोली, ये क्या बोल रही हूं मैं? नूर अचानक से बोली, वही बोल रही हूं जो सही है, जो तुम मुझे हमेशा मासी बोलती थी, तुम्हारी नूरी मासी। अब इन चीजों के बारे में ज्यादा मत पूछो ध्रुव, मैंने जो बोला है उसके बारे में सोच लेना। बोलकर नूर ने एक बार प्रियांशी के सर पर हाथ फेरा और फिर वो वहां से चली गई। उसके जाते ही प्रियांशी ने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसे सीन आने लगे जब वो नूर से मिली थी। प्रियांशी को अपने आप समझ में आने लगा था कि वो पूरी तरीके से इन चीजों से जुड़ी हुई थी। ये उसका पुनर्जन्म है, उसे क्लियर हो चुका था और उसे भी जो दिख रहा था वो उसके पिछले जन्म की नूर के साथ की यादें थी। प्रियांशी ने एकदम से अपनी आंखें खोलकर ध्रुव को देखा और फिर उससे बोली, नूरी मासी आखिर तुम्हें क्या बोलकर गई है? प्रियांशी को देखते हुए ध्रुव उससे बोला, कुछ खास नहीं जहनसीब, तुम्हें सोना है ना, अंदर जाओ। प्रियांशी उसका हाथ पकड़कर बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम भी चलो। बोलकर वो अंदर उसे लेकर गई और ध्रुव को बैठा के वो खुद नीचे बैठी और फिर उसने ध्रुव के लैप पर अपना कर रख लिया। ध्रुव बिना कुछ बोले प्रियांशी के बालों में अपनी उंगलियां चलने लगा। कुछ ही देर में प्रियांशी सो गई। उसके सोते ही ध्रुव ने एकदम से सामने देखा और धीरे से बोला, एक रात ढलेगी और नई सुबह आएगी। सुबह के साथ साथ आंसुओं वाली बारिश आएगी और इस बारिश में एक कयामत आएगी। बोलते हुए उसके फेस पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। अगली सुबह प्रियांशी की जब आंखें खुली तो वो टेंट में अकेली थी। वो खुद से बोली, ये फिर से मुझे छोड़कर चला गया। बोलक प्रियांशी तुरंत बाहर गई। उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई पर ध्रुव उसे कहीं नहीं दिख रहा था। प्रियांशी आवाज लगाते हुए बोली, ध्रुव कहाँ हो तुम? ध्रुव देखो सामने आ जाओ प्लीज। ऐसे नहीं करते ध्रुव। बोलते हुए प्रियांशी आगे बढ़ते जा रही थी कि अचानक उसके पैरों के नीचे कुछ आया और वो एकदम से फिसल कर नीचे गिर गई। प्रियांशी ने अपने सामने एक गुलाब का फूल देखा जो कि बिल्कुल मुरझाया हुआ था। प्रियांशी खुद से बोली, ये फूल यहाँ पर कहीं गुलाब का पौधा तो है नहीं। बोलकर उसने एकदम से वो फूल उठा लिया। तभी उसके नजर वहीं एक कागज पर गई जो कि हल्का गीला था। उसने तुरंत वो कागज उठाया और फिर खोल कर देखा। उसमें कुछ लिखा था। प्रियांशी धीरे से बोली, तुम्हें लगता है तुम जिंदा हो, तुम्हें लगता है तुमको बहुत अच्छी हो, पर क्या करें, मौत आने से पहले शिकार यही सोचता है कि उसकी जिंदगी हर चीज से आजाद है। पर क्या करें, तुम कभी आजाद नहीं हो सकती। वेरोनिका तुम्हें कभी आजाद नहीं करेगी। ये पढ़ते ही प्रियांशी के दिल की धड़कन एकदम से बढ़ चुकी थी। उसको पता नहीं चलता पर उसकी आंखें एकदम से पर्पल हुई और अचानक से नॉर्मल हो गई। प्रियांशी धीरे से बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने वो गुलाब और वो कागज वहीं पर छोड़ दिया और एकदम से खड़ी हो गई। प्रियांशी ने अपनी आंखों के सामने उसे गुलाब को और उस कागज को जलते हुए देखा, जिसे देखते ही वो 2 कदम पीछे हट गई। प्रियांशी चारों तरफ देखते हुए बोली, ध्रुव तुम कहाँ पर हो? मुझे अभी अभी ध्रुव चाहिए। बोलकर वापस टेंट की तरफ गई। प्रियांशी जैसी ही टेंट के पास पहुंची, उसकी नजर ध्रुव पर गई जो कि वहीं पर खड़ा था और चारों तरफ देख रहा था। प्रियांशी एकदम से जाकर ध्रुव के सीने से लगी और फिर उससे बोली, कहाँ चले गए थे तुम? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम्हें पता है मैंने क्या देखा? ध्रुव ने उसे खुद से अलग किया और फिर बोला, क्या देखा तुमने? जहनसीब तुम ठीक हो ना? बोलते हुए प्रियांशी के चेहरे को अपने हाथों में भरा। प्रियांशी कुछ पल रुक कर बोली, मैं ठीक नहीं हूं। मैंने अपनी आंखों के सामने वो फूल, वो कागज, सब कुछ जलते हुए देखा। मैं इससे आगे प्रियांशी कुछ बोल पाती कि ध्रुव ने एकदम से उसके फोरहेड पर हाथ रखा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। प्रियांशी ने जो जो देखा था, जो जो पढ़ा था, जो जो सुना था, वो सारी चीजें ध्रुव के दिमाग में वीडियो की तरह आने लगी। थोड़ी देर बाद ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और धीरे से बोला, हमें यहां से निकलना होगा जहनसीब, अभी के अभी।
बोलकर उसने एकदम से प्रियांशी को अपने पास खींच लिया। प्रियांशी कंफ्यूजन से बोली, ये वेरोनिका मेरे बारे में जान चुकी है, वो मेरे पास आने की। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि ध्रुव ने झुककर उसके होठों पर अपने हाथ टीका लिए। इसी के साथ प्रियांशी की आंखें बंद हो गईं। कुछ पल बाद ध्रुव प्रियांशी से अलग हुआ और उससे बोला, जहनसीब। ये सुनते ही प्रियांशी ने अपनी आंखें चारों तरफ घुमाई। इस वक्त वो ध्रुव के कमरे में थी। ध्रुव कुछ पल रुककर बोला, कहीं नहीं जाना जहनसीब, यहीं पर बैठना है तुम्हें। प्रियांशी लाचारी से बोली, इंसान हूं मैं, कुछ भी बोलो, सांसें लेती हूं, दिमाग है मेरे पास, दिल भी है, इतनी कंफ्यूजन में कैसे रह लूं? दिमाग सवाल खड़े करता है, दिल में हलचल होती है, क्योंकि कुछ महसूस हो रहा है। तुम्हें नहीं समझ में आ रही है मेरी फीलिंग्स, मेरी प्रॉब्लम, मेरी हालत। बोलते हुए प्रियांशी अपने कदम पीछे ले रही थी। कुछ ही पलों में वो बेड पर बैठ गई और फिर सर झुकाकर कुछ सोचने लगी। प्रियांशी ने एकदम से अपनी आंखें बंद की, तभी उसे कुछ फील हुआ और उसने वापस अपनी आंखें खोली तो ध्रुव उसके सामने घुटनों के बल पर बैठा हुआ था। प्रियांशी धीरे से बोली, नहीं आऊंगी मैं तुम्हारी बातों में, सुना तुमने, तुम मुझे हट कर रहे हो। एक पल की खुशी देते हो, अगले पल कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे ये सोचना पड़ता है कि तुम मुझे क्या समझ रहे हो या मैं तुम्हारे लिए कोई डॉल हूं जिसे कुछ फील नहीं होता। ध्रुव अचानक से बोला, आज वही दिन जहनसीब, वही दिन है जब सब कुछ खत्म हुआ था। ये सुनते ही प्रियांशी एकदम से ध्रुव की आंखों में देखने लगी। ध्रुव उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, वही दिन है जिस दिन है मुझे श्राप दिया था, शी कस्ड मी, और वही दिन है जिस दिन मैंने तुम्हें खोया था, खुद तुम्हारे दिल पर खंजर चलाया था। प्रियांशी धीरे से बोली, क्या? ध्रुव कुछ पल रुककर बोला, आज ही वो दिन है जहनसीब, जब सब कुछ खत्म हो चुका था। बोलकर वो एकदम से खड़ा हो गया। वही प्रियांशी अभी भी अपनी जगह पर बैठी हुई थी। प्रियांशी अचानक से बोली, नूर मासी कल तुम्हें कुछ बोल रही थी, क्या बोल रही थी? वो तुम्हें मुझ सीधे तरीके से बताओ। बोलते हुए वो खड़ी हो गई। वो चाहती है कि मैं उनकी बहन से मिलूं। प्रियांशी बिना एक पल गवाए बोली, उनकी बहन तुम्हारी माँ है, तुम्हारी मॉम जील, राइट। उन्होंने जो भी किया उसका कोई रीजन, इससे आगे वो कुछ बोल पाती। तभी अचानक से एक वास से झटके से नीचे गिरा। प्रियांशी ने एक बार उस बात की तरफ देखा और फिर उसने ध्रुव को देखा, जो कि गुस्से में उस तरफ घूर रहा था। प्रियांशी ध्रुव के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसे बोली, शांत और मेरी बात सुनो, तुम्हें तुम्हारी मोम से मिलना पड़ेगा। तुम्हें, मैं तुमसे बोल रही हूं तो तुम्हें उनसे मिलना पड़ेगा, तो तुम मिलोगे। अगर तुम्हें कहानी आगे बढ़ानी है, अगर तुम्हें वो करना जो तुम करना चाहते हो, तो तुम मिलोगे। ध्रुव उसकी तरफ देखकर बोला, और तुम्हें क्या पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना जहनसीब? ये सुनते ही प्रियांशी बिल्कुल चुप हो गई। ध्रुव ने एकदम से उसके बालों को मुट्ठी में भरा और फिर उससे बोला, कुछ पूछा है, मैं सीधे जवाब दो। प्रियांशी धीरे से बोली, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, पर मेरी गट फीलिंग बोलती है कि तुम्हें बहुत कुछ करने के लिए तुम्हें उनसे मिलना पड़ेगा। वादा करो कि तुम मिलोगे, और आज ही मिलोगे। ये सुनते ही ध्रुव ने झटके से प्रियांशी को छोड़ा और फिर चिल्लाकर बोला, नहीं मिलना मुझे उनसे जहनसीब। उन्होंने मुझे छोड़ दिया जिस वक्त मुझे उनकी जरूरत थी। उन्होंने मेरे दिल के टुकड़े किए, उन्होंने मेरी रूह को छल्ली कर दिया, ना चाहते हुए भी। प्रियांशी की आंखें एकदम से नम हो गई। वो धीरे से बोली, ध्रुव तुम। ध्रुव बीच में बोला, जाना जानती हो बदुआ दी उन्होंने मुझे, जानना है तुम्हें कि एक माँ अपने बेटे को कौन सा श्राप दे गई। प्रियांशी कुछ पल रुककर बोले, ध्रुव तुम गुस्से में हो, एक बार। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि ध्रुव ने एकदम से प्रियांशी के चेहरे को अपने हाथों में भरा, फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, उन्होंने मुझे ये बद्दुआ दी कि मैं कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने मुझे ये बद्दुआ दी कि जिस दिन मैंने अपने प्यार का इजहार किया, उस दिन मैं अपनी दीवानगी, अपनी मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने मरते देखूंगा। उन्होंने मुझे ये बद्दुआ दी कि ना तो मैं एंजल रह पाऊंगा, ना डिमन, मैं उन सबसे अलग एक वैम्पायर रहूंगा, बिना दिल वाला, क्योंकि दिल से काम लेकर मैंने गलती कर दी। मेरा दिल गुनहगार है, तो उन्होंने मुझसे मेरा दिल छीना, अपने गुस्से के चलते। ध्रुव ने एकदम से प्रियांशी को छोड़ा और चिल्ला कर बोला, वजह मायने नहीं रखती जहनसीब, सिर्फ और सिर्फ उनके शब्द मायने रखते हैं। अपनी पावर का अंदाजा था ना उन्हें, जानती थी कि वो हेवन की प्रिंस है, उस जगह की प्रिंस जहां जाने के लिए लोग तरसते हैं। उनकी पावर इतनी ज्यादा है कि वो किसी को देखकर उसकी जिंदगी खत्म कर देना, और उन्होंने अपने बेटे से उसकी जिंदगी छीन ली। और तुम चाहती हो कि मैं उनसे मिलूं?
प्रियांशी कुछ बोलने वाले थी कि तभी ध्रुव ने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा और उसकी आंखों में देखकर बोला, कुछ नहीं धड़कता है यहाँ पर, क्योंकि मेरी धड़कने मेरे सामने है, मेरा दिल मेरे सामने है। दर्द का आलम तब बढ़ता है जहांनसीब, जब परिवार धोखा दे। उम्मीद टूटकर चकनाचूर होती है तो शीशे से भी ज्यादा चुभती है। जब परिवार तोड़ दे और तोड़ने वाला जब खुद की माँ हो तो दिल दिमाग रोग जिसमें सब टूटा है। दर्द होता है, सांस ना होते हुए भी दर्द होता है, दर्द की चाहत ना होते हुए भी दर्द होता है। प्रियांशी लड़खड़ाती जुबान में बोली, ध्रुव प्लीज एक बार, बोलते हुए लाचारी से उसे देखने लगी। उसके बाद सुनते ही ध्रुव ने अपनी नजर दूसरी तरफ कर ली। उसके ऐसा करते ही प्रियांशी की आंख से एक कतरा आंसू बह गया। वो एकदम से घुटनों के बाल गिरी और जोर जोर से रोने लगी। ध्रुव ने अपने कदम पीछे लिए और प्रियांशी को देखकर उसे बोला, ये तुम्हारे आंसू नहीं है, मेरे हैं। ये सुनते ही प्रियांशी ने अपना चेहरा उठाकर आंसू भरी आंखों से ध्रुव को दिखा। ध्रुव धीरे से बोला, यू आर माई मेट जहांनसीब, मेरे आंसू तुम्हारी आंखों से बहेंगे। ये सच है, हमारे दर्द जुड़े हैं, दर्द से रिश्ते भी जुड़े हैं। रो रो, जितना रोना है जा रहा हूं मैं उनसे मिलने, जिनसे मिलने की तुम बात कर रही हो। आफ्टर ऑल उनकी आंखों में भी तो आंसू लाना हूं ना। इतना बोलते ही वो एकदम से गायब हो गया। ध्रुव सीधे जैसलमेर की इस हवेली, उसे खंडहर वाली हवेली में पहुंचा, जहां से शुरुआत हुई थी, जहां से प्रियांशी ने न चाहते हुए भी उसे रिहा किया था, खुद ध्रुव की शपथ से रिहा किया था। ध्रुव इस वक्त इस हवेली के बीचों बीच में था, जहां पर ऊपर का आसमान दिख रहा था। वहां पर अजीब सा अंधेरा सा था, ऐसा लग रहा था कि मानव कायनात खुद रोने के लिए बैठी थी। ध्रुव बिना कुछ बोले बस खड़ा था और एकटक सामने देख रहा था कि तभी उसके पीछे से एक आवाज आए। वो तेज आवाज में बोला, स्वागत है आपका दो हेवन प्रिंसेस एंड द हिल क्वीन। जैसलमेर रात का वक्त। ध्रुव ने एकदम से मुड़कर अपने सामने झील को देखा। उसे देखते हुए उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। वहीं ध्रुव को अपने सामने देखते ही झील की आंखें नम हो गई। वो धीरे से बोली, ध्रुव तुम। बोलते हुए उसने जैसे ही ध्रुव की तरफ एक कदम बढ़ाया, ध्रुव अपने कदम पीछे लेकर बोला, दूर दूर रहिए, मुझे बद्दुआ देने वाले अगर खुद अपने कदम बढ़ाएंगे तो बद्दुआ भी धोखा महसूस कर जाएगी, इसीलिए दूर रहिए। झील कुछ पल रुक कर बोली, मुझे नहीं फर्क पड़ता, किसी चीज से, किसी भी चीज से नहीं, सुना तुमने। बोलकर वो ध्रुव की तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही पल में झील ध्रुव के बिल्कुल सामने खड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती कि ध्रुव ने एकदम से झील को घुमाया और सामने इशारा करके बोला, यही वो जगह है ना जहां पर मेरी जहांनसीब पड़ी हुई थी खून से लथपथ। बोलते हुए ध्रुव ने एक तरफ उंगली पॉइंट की जहां पर कुछ पत्थर गिरे पड़े थे। झील ध्रुव की तरफ मुड़कर उससे बोली, बस तुम चाहते हो कि मुझे समझ में आए, तो आ गया समझ, अब बस। ध्रुव झील की तरफ देखकर बोला, क्यों हेल क्वीन हार मान गई या फिर कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई जो यहाँ पर आके आप ऐसे बोल रही हो? उस वक्त तो आपको मेरे ऊपर रहम नहीं आया, तो उस वक्त आप अपने गुस्से में इतनी गंदी हो गई थी कि कुछ भी बोलती चली गई, कुछ भी करती चली गई। झील पीछे होते हुए बोली, जानना चाहते हो क्यों किया? समझ में आ रहा है कि अपने बेटे को ऐसा श्राप देना कितना मुश्किल था मेरे लिए। गुस्से में थी पर इतने भी गुस्से में नहीं थी कि अपना होश खोकर तुम ही को नुकसान पहुंचा दूं। ध्रुव अचानक से तेज आवाज में बोला, क्या लगता है आपको कि मुझे नहीं पता आपकी माँ को, अनिका को मारा मैंने क्योंकि अपने होश में नहीं था मैं, कंट्रोल था मेरे ऊपर वेरोनिका का, उस वजह से आप थी गुस्से में, पता था मुझे। झील बीच में बोली, सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो अगर तुमसे तुम्हारा दिल ना लिया होता तो तुम खत्म हो जाते, हेल क्वीन और हेल किंग का अंश खत्म हो जाता। वेरोनिका की पावर जानते हो ना, तो इतना समझ जाना चाहिए था, या फिर इतना पता होना चाहिए था तुम्हें कि वो जिसे कंट्रोल करती है वो नहीं जी पाता, उसके दिल की धड़कन रुक जाएगी जब वेरोनिका उसे छोड़ेगी। अगर जिंदा रहना है तो हमेशा वेरोनिका के कंट्रोल में रहना होगा, तो क्या करती मैं? झील कुछ पल रुक कर फिर से बोली, तुम्हें श्राप दिया मैंने कि तुम बिन दिल के जियोगे, बिन दिल के जीने वाले सिर्फ और सिर्फ वैम्पायर होते हैं। प्रियांशी, हमारी आकांक्षी थम चुकी थी, उसकी सांसें तुम्हारे दिल में वो थी, तो तुम्हारे दिल को भी वही जानती है, इसीलिए मैंने कहा था कि तुम्हारा दिल उसके अंदर धड़केगा, वो दोबारा आएगी। वो नहीं आती दोबारा क्योंकि वो वेरोनिका का अंश थी, लेकिन मेरी कोशिश उसे वापस से लेकर आए, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से मिलवाया मैंने, सब कुछ किया तुम्हारा गलत सोचकर नहीं या फिर गुस्से में नहीं, सब कुछ सोच समझ कर किया। ध्रुव अचानक से बोला, मुझे ये बताकर क्या साबित करना चाहते हैं आप? ये सब माँ है ना आप मेरी,
जन्म दिया है आपने मुझे, तो आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है? मुझे नहीं पता। मुझे सब पता है, लेकिन मैं फिर भी नहीं चाहता था कि आप ऐसा कुछ करो। झील उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तो क्या चाहते थे तुम? क्या करना चाहिए था मुझे? प्रियांशी को सच नहीं बता रहे हो, लेकिन उसे कहीं ना कहीं से सच पता चल जाएगा। कोई ना कोई बता देगा। और क्या पता, मैं खुद बता दूं? तब वो तुम्हें जो बोलेगी उसे कैसे मना करोगे? हाँ, मुझे नहीं मिलना चाहते क्योंकि तुम ही लगता है कि मैं गलत हूँ। ठीक है, उस अंधेरे में रख रहे हो। ध्रुव गुस्से में बोला, नहीं बताना मुझे उसे कुछ, अगर कुछ पता चलना होगा तो वक्त के साथ पता चल जाएगा। लेकिन आप या आपके खानदान में से कोई भी उसे कुछ नहीं बताएगा। झील हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, जहां तुम हो वहां से मैं सालों पहले निकल चुकी हूं। मेरे वीर के साथ बहुत गलत किया था, मैंने जिंदा जलाया था मैंने वीर को, उसके बावजूद हम दोनों आज साथ हैं। मैंने गलती की, मैं मर गई। मैं वापस आए एंजल बनाकर। वीर ने मुझे माफ कर दिया, पर एक कुर्बानी ली, कुर्बानी बच्चों की थी। मैंने वीर को आजाद करने के लिए अपना बच्चा को कुर्बान कर दिया। प्यार में मैंने भी कुर्बानी दी। ध्रुव झील की तरफ देखते हुए बोला, मुझे पता है कि आपने क्या किया है अपने खानदान के लिए, अपने वीर के लिए, और आपने क्या कुर्बानी दी। पर आप ये भी जानती थी कि वेरोनिका के काबू में था मैं। ध्रुव ने एकदम से झील को उसके कंधे से पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर बोला, आप जानती थी कि वेरोनिका हमें बर्बाद करना चाहती थी। आप जानती थी कि जहनसीब उसका अंश थी। आपने ये सब कुछ छुपाया, सिर्फ मुझसे ही नहीं, हेल किंग से भी छुपाया। सबसे सब कुछ छुपाने के बाद एक झटके में जब सब बिखरा तो आपने मुझे श्राप देकर सब खत्म कर दिया। कोई जरूरत नहीं थी, अगर आप मुझे बता देती कि वेरोनिका क्या है, अगर आप मुझे कभी ये बता देती कि वो काबू में कर सकती है, तो आज आपकी माँ भी जिंदा होती। मैं वही होता जो था और मेरी जहनसीब कभी नहीं मरती। बोलकर उसने झटके से झील को छोड़ दिया। झील धीरे से बोली, कायनात के खिलाफ नहीं जा सकती मैं। मुझे आइडिया था ध्रुव कि ये सब होगा। मैं जानती थी क्योंकि फ्यूचर का अंदाजा मुझे था। तुम्हें पता है, लोग चाहते हैं कि फ्यूचर देखने की पावर और समझने की पावर सबको मिले, पर जब वो मिलती है ना दम घुटने लगता है। मेरा भी घुटा, बहुत परेशान हो गई मैं। अंदाजा लग चुका था मुझे कि सब खराब होने वाला है, पर मैं नहीं रोक पाई क्योंकि अगर कायनात के खिलाफ जाती तो कयामत आती। बोलते हुए अब झील की आंखों से आंसू आने लगे थे। वो ध्रुव की आंखों में अपने लिए दुनिया जहां का गुस्सा देख रही थी, जो उसे दर्द दे रहा था। झील रुंधी सी आवाज में बोली, मैं गुस्से में थी। मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी मां अनिका की डेड बॉडी देखी। वो एंजल थी, लेकिन उन्हें मारने वाले तुम थे। मुझे पता था कि वेरोनिका बर्बादी के लिए कुछ करेगी, पर मुझे इसका नहीं पता था कि वो तुम्हें अपने काबू में करेगी। क्योंकि उसका अंत तुम हो, तुम वेरोनिका का अंत हो। ये तुम्हारे पैदा होने के साथ ही डिसाइड हो चुका था। मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं आया कि जो वेरोनिका का अंत है, वेरोनिका उसे कैसे काबू कर लेगी। पर ध्रुव बीच में बोला, पर उसने मुझे काबू किया और आपने मुझे बचाया है। मैं नहीं समझ पाया क्योंकि मैं किसी वेरोनिका को जानता ही नहीं था। आई नेवर न्यू एनी वेरोनिका, और आप जानकर भी अनजान रही। बात नहीं करनी मुझे आपसे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी जहनसीब के कहने पर मैं यहाँ पर आया हूँ। पर अब मुझे आपके सामने एक पल भी नहीं रहना। बोलकर वो वहां से जाने लगा। तभी झील ने एकदम से उसका हाथ पकड़ा और उसके सामने आकर बोली, एक बार मेरी बात सुन लो। इतना नाराज नहीं होते, प्लीज प्लीज, बस बहुत हो गया, अब नहीं रह सकती मैं एक पल भी। ध्रुव ने झील के चेहरे की तरफ देखा और उसने एकदम से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से जाने लगा। ध्रुव के 2 कदम आगे बढ़ते ही उसके कानों में झील के सिसकने की आवाज सुनी। ये सुनते वो एकदम से रुक गया और उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। ध्रुव ने मुड़कर झील की तरफ देखा, जो सर झुकाए बुरी तरह रो रही थी। उसे ऐसे दिखते ही उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई और अगले पल झील को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उसके सीने से लगते ही झील और जोर से रोने लगी। उसने कसकर ध्रुव को हग कर लिया। झील रोते हुए बोली, इतनी नाराजगी नहीं है अच्छी। तुम रूहानी से बात करते हो, तुम नयन दक्षित सबसे बात करो, तुम नूर से बात करो, तो मेरी क्या गलती है? सिर्फ इतनी कि तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी नजरों में कुछ पल के लिए गलत बन गई। पर तुमने तो मुझे हमेशा के लिए गलत बनाकर रख दिया। ऐसे नहीं होता, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। ध्रुव धीरे से बोला, ओके जस्ट रिलैक्स, आप शांत हो जाइए। झील ने सर उठाकर ध्रुव को देखा और उससे बोली, कैसे शांत हो जाओ? जब अपने बेटे की आंखों में दुनिया जहां की नाराजगी देखने को मिले, तो शांत नहीं हो पाता इंसान। क्या बोला तुमने नूर को कि मुझे रुलाओगे?
झील एकदम से ध्रुव से अलग हो गई और उसे अपनी आंसू भरी आंखों से देखने लगी। ध्रुव ने कुछ पल झील के चेहरे की तरफ देखो और फिर वो चिल्लाकर बोला, अगर आपने रोना बंद नहीं किया तो फिर मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगा जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ये सुनते ही झील एकदम से चुप हो गई और वो अपने आंसू कंट्रोल करते हुए ध्रुव को देखने लगी। ध्रुव वही एक पत्थर पर बैठ गया और वो सामने देखने लगा। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। झील उसके पास बैठी और धीरे से बोली, सॉरी मैं। ध्रुव बीच में बोला, नाराजगी इस बात की नहीं कि आपने मुझे श्राप दिया, नाराजगी से बात की भी नहीं कि आपने मुझसे दिल छीना। मैं सब छोड़ दूं, पर नाराजगी इस बात की थी कि आपने मेरी उम्मीद तोड़ दी। बोलते हुए उसने अपनी हल्की लाल आंखों से झील को दिखा। ध्रुव ने झील के चेहरे को अपने हाथों में बहरा और फिर बोला, माँ, मॉम, यही होता है ना, जन्म दिया आपने मुझे, सब एक तरफ, लेकिन आपका और मेरा रिश्ता एक तरफ था। हर लड़ाई, हर बहस में, हर बार मैं हमेशा आपके साथ था, पर आपने मुझे छोड़ा। मैं तो सब समझ जाता था ना। क्या बोलती थी आप, मुझे मेरा ध्रुव समझदार है। पर आपका ध्रुव इतना समझदार नहीं था कि वो अपनी माँ का साथ ना पाए हुए भी मुस्कुरा जाए। नाराज होने का हक था मुझे, लेकिन मुझे कोई मनाने नहीं आया। एक पल में अपनी मोहब्बत को खो दिया, एक पल में अपना परिवार खो दिया, एक पल में अपना वजूद खो दिया मैंने। नहीं आया आप एक बार भी मुझे मनाने, एक बार मेरे सर पर हाथ रखा होता ना, तो इस वक्त तक वेरोनिका को खत्म कर देता मैं। झील धीरे से बोली, ये गलती कर दी मैंने, जो तुम्हें कम समझ लिया। अगर हाथ थामा होता तो आज नजारा कुछ और होता। आई एम सॉरी। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ध्रुव हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, वक्त गुजर जाते हैं, एक वक्त ही तो है जो हर किसी को एक बराबर रखता है। चाहे कोई कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, इस वक्त के आगे कोई नहीं टिक पाता। ना मैं टिक पाया, ना आप टिक पाए, और सब एक पल में बिखर गया। झील ध्रुव को देखते हुए बोली, इसीलिए नहीं रोक पाए। फ्यूचर समझने की पावर है मेरे पास, पर उसे रोकूंगी तो गलती पर बैठूंगी। मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकती हूँ, लेकिन अगर ऐसा किया तो कायनात के नियमों के साथ छेड़छाड़ होगी जो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लेकर आएगा। इसलिए नहीं रोक पाए, चाह कर भी नहीं कर पाई कुछ। ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, मुझे जाना होगा। मेरी जहनसीब को रोता हुआ छोड़कर आया था मैं, वो परेशान हो रही होगी। झील अचानक से बोली, हैप्पी बर्थडे। ये सुनते ही ध्रुव एकदम से फ्रिज हो गया और उसने झील को देखा, जो खुद उसे देख रही थी। ध्रुव धीरे से बोला, इट्स नॉट माई बर्थडे, गलत जा रहे हो आप। झील उसका हाथ पकड़कर बोली, इट्स योर बर्थडे, सही जा रही हूं मैं। क्योंकि जब वैम्पायर किंग आज के दिन ही इस दुनिया में आया, और ये सच है, इसे कोई नहीं झुकला सकता। तुम भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई नहीं। ध्रुव अचानक से बोला, मुझे जाना होगा, मैं जा रहा हूं। बोलकर वो खड़ा हो गया। तभी झील खड़ी होकर बोली, प्रियांशी को तुम नहीं बताओगे, पर कल का दिन बहुत बड़ा होगा और मैं खुद उसे बताऊंगी, और तुम बीच में नहीं आओगे। ये सुनते ही ध्रुव ने एक बार मुड़कर झील को देखा और धीरे से बोला, यू नो वॉट, इस दुनिया में आपसे बड़ा जिद्दी कोई नहीं है। झील धीरे से बोली, इस जिद्दी का ही अंश हो तुम, खुद भी जिद्दी हो तो अपनी जिद पर उतर आओ। ये सुनते ही ध्रुव ने कुछ पल उसे देखा और अगले ही पल वो वहां से गायब हो गया। ध्रुव के गायब होते ही झील में चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। वो कुछ पल रुककर बोली, वेरोनिका, बर्बाद किया था तुमने, पर इस बार मेरा बेटा खुद तुम्हें बर्बाद करेगा। और ये बता रही हूं मैं तुम्हें, सुन रही हो ना तुम मुझे, सुनती रहो। हिल क्वीन तुमसे वादा करती है, जब तुम खत्म होगी, आखिरी चेहरा जो तुम देखोगी वो मेरा होगा। बोलते हुए झील में आसमान की तरफ देखा, जहां पर काले बादल थे, और उन्हें देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई। जयपुर राजस्थान, रात का वक्त। ध्रुव जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा, उसकी नजर प्रियांशी पर गई, जो कि ऐसे ही बेड से टिककर नीचे बैठी थी और वो सो रही थी। ध्रुव प्रियांशी के सामने घुटनों के बल बैठा और वो गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। प्रियांशी का पूरा चेहरा एक रोने की वजह से लाल हो चुका था। ध्रुव धीरे से बोला, बस ये आखिरी बार था। बोलकर उसने प्रियांशी को जैसे टच किया कि तभी प्रियांशी एकदम से अपनी आंखें खोलकर बोली, ध्रुव तुम आ गए। इतना बोलकर वो एकदम से ध्रुव के सीने से लग गई और ध्रुव प्रियांशी की पीठ पर अपना हाथ रखकर बोला, आ गया जहानसीब, और अब तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं बहने चाहिए। प्रियांशी कुछ पल रुक कर बोली, ओके, तुम मिले उनसे, तुमने उन्हें रुलाया। बोलते हुए वो एकदम से अलग हुई और ध्रुव को देखने लगी। ध्रुव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है? प्रियांशी धीरे से बोली, नाराज हो, नाराजगी में रुला भी सकते हो और दर्द जता भी सकते हो,
मुझे नहीं पता तुमने क्या किया। ध्रुव ने कुछ पल प्रियांशी के चेहरे की तरफ देखा और फिर खड़ा होकर बोला, तुम थकी हो या जहनसीब, तुम्हें सोने की जरूरत है। बोलते हुए उसने प्रियांशी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। प्रियांशी ने बिना कुछ बोले ध्रुव का हाथ थामा और वो खड़ी होकर बोली, ध्रुव तुम एक बार। ध्रुव बीच में बोला, कुछ भी नहीं सुनना मुझे जहनसीब, ना एक बार ना दो बार, ओके। बोलकर उसने प्रियांशी को बेड पर लेटाया और खुद उसके पास बैठकर बोला, आंखें बंद। ये सुनते ही प्रियांशी ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत परेशान थी। ध्रुव ने प्रियांशी के फोरहेड पर अपना हाथ रखा और उसने अपनी आंखें बंद की। कुछ ही पल में प्रियांशी काफी गहरी नींद में चली गई। उसके सोते ही ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और कुछ पल रुक कर बोला, रिश्ते कमजोर कर जाते हैं। सामने चाहे जो भी हो, खून के रिश्ते, दिल के रिश्ते बहुत कमजोर कर जाते हैं। बोलते हुए वो कुछ सोच रहा था। अगला दिन प्रियांशी की जब आंखें खुली तो उसने चारों तरफ देखा, पर ध्रुव वहां पर कहीं भी नहीं था। वो एकदम से बेड से खड़ी होकर बोली, ये ध्रुव कहाँ चला गया। बोलते हुए प्रियांशी जैसे ही बेडरूम से निकली, वो एकदम से सामने किसी से टकरा गई। प्रियांशी ने अपने सामने रूहानी को देखा और उससे बोली, तुम तो ध्रुव की पागल बहन हो ना। रूहानी कुछ पल रुक कर बोली, भाभी मैं पागल नहीं हूं। मेरा भाई वो ऐसे ही बोल रहा था। डोंट टेक हिम सीरियसली, मैं आपसे मिलने आई थी। आप ठीक हो ना। आपकी आंखें लाल क्यों हैं। प्रियांशी कुछ पल रुक कर बोली, इन्फेक्शन हुआ होगा और कुछ नहीं। ध्रुव कहाँ पर है। रूहानी झट से बोली, वो किसी काम से बाहर गया है। जब आएगा तब आपके पास ही जाएगा। आप अंदर चलो। बोलकर रूहानी प्रियांशी को अंदर लेकर गई। उसने गेट बंद कर दिया। प्रियांशी कंफ्यूजन से बोली, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे अंदर क्यों लेकर आ रही हो। सब कुछ ठीक है ना। ध्रुव तो ठीक है ना। रूहानी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, भाभी आई नो आप ध्रुव से बहुत प्यार करती हो, पर उसकी इतनी फिक्र की जरूरत नहीं है। बहुत पावरफुल है वो, जहां भी होगा ठीक रहेगा। आप बैठो। रूहानी की बात सुन प्रियांशी चुपचाप बेड पर बैठ गई और रूहानी को देखने लगी, जो कि बहुत नॉर्मल थी। प्रियांशी अचानक से बोली, कल ध्रुव मिला था ना अपनी माँ से, मतलब झील आंटी से। क्या हुआ उन दोनों के बीच, तुम्हें पता है क्या। ध्रुव ने मुझे कुछ नहीं बताया। अगर तुम्हें पता हो तो। रूहानी बीच में बोली, अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ क्यों आती। मॉम मुझे नहीं बता रही है। ध्रुव ने मुझे बताया नहीं। उन दोनों के बीच की बातें कोई तीसरा नहीं जान पाएगा। ये हमेशा से होता है। प्रियांशी कुछ पल रुक कर बोली, बहुत क्लोज थे ना ध्रुव और झील आंटी। रूहानी उसके पास बैठकर बोली, भाभी ध्रुव भाई मॉम और डैड उन दोनों के सबसे ज्यादा क्लोज रहे हैं, खासकर मॉम। पर होता यही है कि हम जिसे सबसे ज्यादा अटैच होते हैं, जिससे उम्मीदें सबसे ज्यादा होती हैं, वही उम्मीद टूटती है। प्रियांशी अचानक से बोली, तुम झील आंटी को गलत बोल रही हो। तुम कहना चाहती हो कि वो। रूहानी बीच में बोली, मैं ये नहीं कहती कि वो गलत है। मेरी माँ कभी गलत नहीं हो सकती। पर मेरा भाई भी गलत नहीं है। ये मैं जानती हूँ। सिचुएशन गलत थी। जो हुआ वो गलत था। आई अंडरस्टैंड। आप इस चीज के बारे में सोचना बंद करो। मेरे पास आपके लिए कुछ है। प्रियांशी कंफ्यूजन से बोली, क्या है। रूहानी ने बिना कुछ बोले अपनी पॉकेट से एक फोन निकाला और फिर वो फोन प्रियांशी की तरफ बढ़ाकर बोली, दिस इज फॉर यू। मुझे पता है कि ध्रुव ने आपका फोन तोड़ दिया था गुस्से में। वो क्या है ना डैड पर ही गया है, इसलिए थोड़ा जेलस टाइप है। उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, पर आपको नया फोन मिल सकता है। प्रियांशी वो फोन लेकर बोली, पर तुम्हें कैसे पता। रूहानी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, वो क्या है ना कि। प्रियांशी बीच में बोली, टेलीपैथी। एम आई राइट। रूहानी हैरानी से बोली, आपको कैसे पता। प्रियांशी मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि मेरे पापा वो पैरानॉर्मल चीजों में बहुत एक्सपर्ट है, रिसोर्सेस भी है, प्रोफेसर भी है, इसलिए मुझे ये चीज पता है। मतलब मेरा गैस सही था। रूहानी हाँ में सर हिलाकर बोली, बिल्कुल सही था। मॉम आ रही है आपसे मिलने। ये सुनते ही प्रियांशी की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वो हैरानी से रूहानी को देखने लगी। वही ध्रुव इस वक्त हेल में था। वो एक बड़े से अंधेरे कमरे में खड़ा था, जहां पर चारों तरफ अंधेरा था। एक खिड़की खुली थी, जहां से बाहर लाल आसमान की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। ध्रुव को अचानक अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी और वो तेज आवाज में बोला, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया डाक। बोलते हुए उसने मुड़कर अपने सामने डाक को देखा, जिसकी इस वक्त लाल आंखें नजर आ रही थी। बस उस अंधेरे में वो दो आंखें चमक रही थी।
डाक तेज आवाज में बोला, मैंने तुम्हें कब का बुलाया था ध्रुव, और तुम कब आ रहे हो? वक्त की अहमियत समझो, वरना वक्त तुम्हें बेदखल कर देगा। ध्रुव सार्कास्टिकली बोला, वक्त ने मेरी अहमियत नहीं समझी तो मैं वक्त की कौन सी अहमियत समझूं? वक्त से लड़कर मैं यहाँ पर खड़ा हूं, तो अब वक्त की ना कोई अहमियत है, ना कोई इज्जत। ये क्या बेदखल करेगी? मैंने खुद उसे बेदखल किया है। और कुछ? डाक कुछ पल रुक कर बोला, वेरोनिका ने कल मुझसे कांटेक्ट किया। वो मेरा अंश है, इसलिए जब चाहे तब मुझसे जुड़कर मुझसे बात कर सकती है। ध्रुव इविल स्माइल करते हुए बोला, कमाल करते हैं डाक। एक तरफ आपको आपका अंश पसंद नहीं है, और दूसरी तरफ आप उस कनेक्शन अभी भी जुड़े हुए हैं। डाक तेज आवाज में बोला, उस कनेक्शन को नहीं तोड़ सकता मैं। ध्रुव भी तेज आवाज में बोला, तो बनाकर भी क्यों रखा है? अगर आपको अपने अंश के बारे में नहीं पता था, आपको नहीं पता था कि आपकी बेटी कैसी है, तो आपने उसे पैदा ही क्यों किया? आपने उसे बनाया ही क्यों? और जब जानते थे कि वो आपका अंश है तो फिर मेरे डैड को हेल किंग क्यों बनाया? अगर आपने कुछ वैसा ना किया होता तो वेरोनिका ने इस पूरे हेल को श्राप न दिया होता। गलती तो आपकी है डाक, बहुत बड़ी गलती है। डाक गुस्से में बोला, तुम इसलिए इतना कुछ बोल रहे क्योंकि तुम कुछ नहीं जानते। मैंने उसे बनाया क्योंकि मुझे वो चाहिए थी। मुझे मेरा अंश चाहिए था। जब मून गॉडेस के पास उसका अंश आया, तो मेरे पास भी एक तलब आई अपना अंश पाने की। तब वेरोनिका मेरी जिंदगी में आई। वो अच्छी थी, पर बुराइयां उसके सर पर चढ़ गई। राजवीर बाद में आया। अगर वो पहले आया होता तो वेरोनिका कभी नहीं बनती। ध्रुव अपने दोनों हाथ बांधकर बोला, कुछ नया है आपके पास बताने के लिए? मुझे बुलाने की वजह? डाक कुछ पल रुक कर बोला, वेरोनिका को मारने का एक हथियार है। आज का ही नहीं, करीब 400 साल पुराना। मैंने जब वेरोनिका को बनाया तो मेरे अंदर जो एहसास थे उस वजह से मैंने उसे इतनी शक्तियां दी हैं कि आज उसे मैं भी बीट नहीं कर सकता। ध्रुव कुछ सोचते हुए बोला, वेरोनिका का अंत उस हथियार से होगा और उस हथियार को मैं उठा सकता हूं, और कोई नहीं। यही बोलना चाहते हैं आप? डाक कुछ पल रुक कर बोले, हाँ, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, वो हथियार बनाने वाली तुम्हारी माँ हेल क्वीन है। सालों पहले जब उसने राजवीर को जिंदा जलाकर मारा था, उस वक्त उसने अपने हाथों से वो हथियार बनाया था। क्यों बनाया था? वो एक नियति थी जिसका जवाब कोई नहीं जानता। उसे ढूंढना पड़ेगा। ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, मैं क्यों ढूंढूं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी बेटी को मैं मारूंगा? अगर इतना मारने का शौक है तो आप मार सकते हैं उसे, या जो करना है कर सकते हैं। मैं चाहूं तो मेरी जहनसीब को लेकर सबसे दूर होकर चला जाऊं तो? उसके इतना कहते ही उस कमरे की सारी लाइट एकदम से ऑन हो गई। ध्रुव ने अपने सामने डाक को देखा, जो कि इस वक्त उसे गुस्से में घूर रहा था। डाक ध्रुव को घूरते हुए बोला, प्रियांशी को लेकर जाने की बात कर रहे हो तुम? वेरोनिका कहीं नहीं जाने देगी तुम्हें। उसे पता है कि तुम उसका अंत हो। वो तुम्हें मारेगी पर प्रियांशी सिर्फ रहेगी। पता है क्यों? क्योंकि प्रियांशी वेरोनिका की कमजोरी है और वो जानती है कि तुम प्रियांशी को एक खरोच नहीं आने दोगे। इसका मतलब प्रियांशी के ऊपर वार करके कोई भी वेरोनिका को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि प्रियांशी के रक्षक तुम खुद हो, लेकिन वेरोनिका का भक्षक तुम्हें बनना होगा। ध्रुव कुछ बोलने वाला था कि तभी उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद अपनी आंखें खोलकर वो धीरे से बोला, एक रियूनियन सेगमेंट चल रहा है। सबको मुझसे ही मिलना है। यू नो वॉट डाक, आपसे मिल लिया। स्वर्ग से बुलावा आया है। मून गॉड्स को ध्रुव रायचंद की याद आ रही है। डाक हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, आएगी। ऐसा बहुत कम होता है कि नर्क और स्वर्ग दोनों एक साथ आकर किसी एक के खिलाफ है, और वो वक्त आया है। वेरोनिका के खिलाफ सब है और उन सबके सामने एक ब्रह्मास्त्र है, और वो हो तुम। ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, इस बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे जाना है मून गुड्स के पास। वो तब तक शांत नहीं होगी जब तक मैं उनके पास न पहुंच जाऊं। बोलकर वो जाने के लिए आगे बढ़ गया। तभी डाक एकदम से बोला, वैसे प्रियांशी का दिल वैसे ही है जैसे पहले था। साफ, बिना किसी के बारे में कोई बूटी सोच, बस अपनों के लिए अच्छी सोच। ये सुनते ध्रुव के कदम रुक गए और वो बिना मुड़े बोला, वो मेरा दिल है। आई नो कि मैं वैसा था, पर अब बिना दिल के हूं तो बेदिल ही हूं। बोलकर वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव के पैलेस में प्रियांशी इस वक्त स्टडी रूम में थी। वो कॉफी टेबल के पास फ्लो पर बैठी हुई थी और उसके सामने वेरोनिका की वही किताब रखी थी, और वो एक पेज पर अटकी हुई थी जिसमें वेरोनिका की पावर्स का जिक्र था। प्रियांशी कहीं खोई हुई थी कि तभी सामने से आवाज आई, चेहरा वही है, नियत भी वही है, तुम वही हो, तो मुझे भी यहां पर आना ही था। ये सुनते ही प्रियांशी ने एकदम से सामने देखा।
उसके सामने नीली आंखों वाली एक लड़की खड़ी थी, जिसे देखते ही प्रियांशी को बहुत अजीब सा लगा, और वो धीमी सी आवाज में बोली, झील आप ध्रुव की माँ है ना? झील प्रियांशी की तरफ बढ़ते हुए बोली, थी ध्रुव की माँ, अब झील दी हेवन प्रिंसेस एंड हेल्प क्वीन वैम्पायर किंग की मदर हूँ। बोलते हुए झील वहीं एक सिंगल सोफे पर बैठ गई और प्रियांशी को देखने लगे। प्रियांशी कुछ बोलती उससे पहले ही रूहानी अंदर आकर बोली, अब अगर मॉम यहाँ पर आए हैं तो मेरा आना भी बनता था। बोलते हुए वो जाकर प्रियांशी के बगल में नीचे बैठ गई। प्रियांशी कंफ्यूजन से बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे सामने कुछ ऐसा आने वाला है जिसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। झील हल्का सा मुस्कुराकर बोली, होता है पहले और आखिरी बार में ऐसा होगा। जैद ने तुम्हें काफी कुछ बताया है, दक्षित ने भी बताया है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हारी असली कहानी, तुम्हारी अंदर की दीवानगी में मेरे श्राप से लेकर के तुम्हारे वापस इस दुनिया में आने तक की दीवानगी की कहानी। जयपुर, राजस्थान। ध्रुव के पैलेस में झील सोफे पर बैठी हुई थी, वही प्रियांशी और रूहानी कॉफी टेबल के पास सामने बैठी हुई थी। उन दोनों के सामने कॉफी टेबल पर वेरोनिका की किताब भी खुली हुई थी। झील प्रियांशी को देखते हुए उससे बोली, वेरोनिका का अंश हो तुम, तुम्हें पता चल चुका है। जब ध्रुव ने मुझे बताया था कि वो किसी से प्यार करता है, मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन एक तलब थी मेरे अंदर जानने की आखिर है कौन। एक टेंशन थी मेरे पास कि मेरा ध्रुव का दिल इतना अच्छा है, कहीं उसे मिलने वाली कोई गलत ना हो। लेकिन जब तुमसे मिली तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तुम हो मेरे ध्रुव के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन थी, उस वक्त भी और आज भी। झील कुछ पल रुक कर बोली, मुझे शुरुआत में नहीं पता चला था कि तुम वेरोनिका से जुड़ी हुई हो। तुम्हें खुद नहीं पता था। तुम जब से खुद को जानने लगी थी तब से तुम ऐसे ही रहती थी, बिना किसी को जाने, कुछ लड़कियों के साथ एक घर में। उस वक्त तुम आकांक्षी थी और आकांक्षी के पास दुनिया में कोई भी नहीं था, सिर्फ उसके ध्रुव के सिवा। प्रियांशी कुछ पल रुक कर बोली, हेल तो अभी भी वैसा ही है, मेरे पापा मेरे नहीं है। झील हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, पर प्यार तो है ना? ये सुनते ही प्रियांशी की आंखों के सामने अनजाने में ही अभिनव का चेहरा आ गया और उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। झील मुस्कुराते हुए बोली, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन वेरोनिका को पता चला कि उसका अंश, यानी कि तुम, ध्रुव के साथ हो। उसने हमेशा तुम्हें से रखा था क्योंकि वेरोनिका की कमजोरी तुम थी। अगर तुम्हें कुछ होता तो वो भी इफेक्ट होती, और वो इससे परेशान थी क्योंकि तुम एक गलती थी उसके लिए, उसकी शक्तियों की एक अनजानी गलती। ये सुनते ही प्रियांशी ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। रूहानी प्रियांशी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, किसी के गलती बोलने से आप गलती नहीं बनने वाली भाभी, जस्ट रिलैक्स। जब वेरोनिका को पता चला कि आप ध्रुव के साथ हो तो उसे कहीं ना कहीं बहुत खुशी हुई थी। पता है क्यों? क्योंकि वो आपका फायदा उठाकर ध्रुव के साथ साथ पूरे हिल को बर्बाद करना चाहती थी, और उसने वही किया। बोलते हुए रूहानी ने एक बार झील को देखा और फिर वो वापस प्रियांशी को देखने लगी। झील प्रियांशी को देखते हुए बोली, वेरोनिका तुमसे मिली, उसने तुम्हें अपने काबू में किया और उसके बाद वो तुमसे वो सब करती गई जिससे ध्रुव भड़कता चला जाए। और एक दिन हद हुई, हद ऐसी हुई कि ध्रुव खुद को कोटा गया। प्रियांशी धीरे से बोली, वेरोनिका ने ध्रुव को अपने काबू में किया, उसकी रूह को अपने काबू में किया। बोलते हुए उसने झील को और फिर रूहानी को देखा, जो उसे ही देख रहे थे। झील बिना किसी भाव के बोली, हाँ, वेरोनिका की सबसे बड़ी पावर ये थी कि वो किसी की भी रूह को कंट्रोल कर सकती थी, जो उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा भी होगा। वीर ने भी कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसी है, इसीलिए उसके झांसे में फंसते चले गए सब, और मैं। इतना बोलकर वो रुक गई। रूहानी झील को देखते हुए बोले, और आप जो फ्यूचर देख रही थी उसके बाद आप खुद में उलझ गई थी। प्रियांशी अचानक से बोली, आप फ्यूचर देख सकती है, आपने सब देखा फिर भी कुछ नहीं रोका। झील हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, फ्यूचर देखने का मतलब ये नहीं है कि रोक दिया जाए। अगर मैं रोक देती तो कयामत आ जाती, सब बर्बाद हो जाता। कुदरत का नियम है कि जो होना है वो होकर रहता है। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो बर्बादी आती है। प्रियांशी कुछ पल रुक कर बोली, बहुत मुश्किल था ना आपके लिए सब कुछ जानते हुए भी चुप रहना? झील कुछ पल रुक कर बोली, मेरे लिए कुछ भी आसान कभी नहीं था, हमेशा मुश्किलें रही। तब भी मुश्किल था जब अपने बेटे को खुद श्राप दिया, तब भी मुश्किल था जब अपनी आंखों के सामने तुम्हें भी मारते हुए देखा। हर चीज मुश्किल रही, पर करना जरूरी था। झील थोड़ी देर बाद बोली, मुझे वो वक्त आज भी याद है, ध्रुव का बदलना धीरे धीरे, वो सबसे दूर होने लगा। वीर मतलब राजवीर,
वो इस चीज के बारे में नहीं समझ पाए क्योंकि वेरोनिका डार्क का अंश थी। वो उसे नहीं समझ सकता था, ना तो ध्रुव को देखकर ये पहचान सकता था, क्योंकि वो खुद एक डेमोनिक पावर थी। लेकिन मैं तो एंजल थी, मैं सब समझ गई। ध्रुव ने मेरी माँ अनिका को मारा। प्रियांशी हैरानी से बोली, क्या? झील अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ, उसने मेरी माँ को मारा। मेरी आंखों के सामने मैंने सब देखा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाए। बचाना चाहती थी, लेकिन नहीं बचा पाए। प्रियांशी धीरे से बोली, पर क्यों, कैसे? झील धीरे से बोले, कहा ना, वेरोनिका की कंट्रोल में था वो, इसलिए मैं बचाना चाहती थी। मुझे रियलाइजेशन भी हो गया था, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंची तब तक वो मिट्टी में मिल चुकी थी, राख बनकर, और ध्रुव अपने काबू में नहीं था। उसने तबाही मचाना शुरू कर दी। हेवन में गया था वो, और उसने मून गुड्स के सामने उन्हें मारा था। अपनी माँ को खत्म होता देख मैं अपना कंट्रोल खो बैठी। मेरा गुस्सा मेरी कमजोरी है प्रियांशी, बहुत बड़ी कमजोरी। प्रियांशी एकदम से बोली, और आपकी इसी कमजोरी ने सब कुछ खत्म भी किया। ध्रुव ने कंट्रोल में आकर आपकी माँ को मारा और फिर वहां से चला गया। वो मेरे पास आया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। आप अपनी माँ को देखकर ध्रुव के पीछे वहां पर आए जहां पर वो मेरे साथ था, यानी कि जैसलमेर की हवेली। झील धीरे से बोली, तुम्हें सब कुछ याद आ रहा है ना प्रियांशी? प्रियांशी एकदम से खड़ी होकर बोली, उस जैसलमेर की हवेली में बहुत कुछ हुआ। वो सिर्फ हवेली नहीं थी, मेरी और ध्रुव की यादें थी। ध्रुव ने उस हवेली को मेरे लिए मेरी आंखों के सामने तैयार किया था। महल के बीच वाला हिस्सा जहां से खुला आसमान दिखता था। हर किस्सा वही का है। बोलते हुए प्रियांशी अपने कदम पीछे लिए जा रही थी। प्रियांशी फिर से बोली, वो वहां पर आया मेरे पास। मैं खुद ही वेरोनिका के काबू में थी। ध्रुव ने वहां पर आकर मुझे सारी चीजें कन्फेस की। उसने मुझे समझाने की कोशिश की। मैं समझ रही थी, पर मैं फिर भी कंफ्यूज थी। एक झटके में वेरोनिका वहां पर आए। एक आसमान में काले बादल से लेकर मौसम को खराब करने वाली लहर लेकर आए। वो बिल्कुल साए जैसी दिख रही थी। ध्रुव के साथ खड़ी थी मैं। मेरी और ध्रुव की नजरें वेरोनिका पर टिकी थी। फिर इतना बोलते ही वो रुक गई। झील खड़ी होकर बोली, प्रियांशी, होश में आओ प्रियांशी, एक बार मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। प्रियांशी खोए हुए अंदाज में बोली। वेरोनिका को देखते ही ध्रुव को सब समझ में आ गया। वहीं वेरोनिका ने ध्रुव के ऊपर से अपना कंट्रोल हटा दिया था, जिसका साफ मतलब था कि ध्रुव के साथ कुछ भी हो सकता था। मैं बहुत कंफ्यूज थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर वेरोनिका की आंखें देखकर मैं इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि झील ने एकदम से प्रियांशी का हाथ पकड़ लिया। प्रियांशी ने एकदम से झील को देखा और उससे बोली, वो ध्रुव को मारने वाली थी, पर मैंने ध्रुव को बचाया खुद, क्योंकि मेरे पास पावर्स थी। मैं नॉर्मल नहीं थी। मैंने ध्रुव को बचाया क्योंकि मैं वेरोनिका को रोक सकती थी। बोलते हुए प्रियांशी झील की आंखों में देख रही थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।